नमस्ते, नमस्ते। Good evening to everyone. बैठिए। जैसे कि मैंने क्लास प्लान सिलेबस का प्लान आपके सामने रखा था उसी के अकॉर्डिंग हम अ, मेंस में आगे बढ़ाएँगे और एमएसपी का एक टॉपिक मैंने कल की क्लास में लास्ट में लिखा था। वहाँ मैंने आपको निवेदन किया था कि उसकी जो प्लेसमेंट है, वो कृषि सब्सिडियों के बाद में होनी चाहिए थी। तो वो मेरे मिस होने की वजह से मैंने लास्ट में उसको लिख दिया था। तो वो एक अलग बात है। बाकी जिस क्रम में मैंने आपको अपना सिलेबस डिस्कस किया था यूपीएससी का, उसी क्रम में हम क्लास को भी आगे बढ़ाएँगे। तो कृषि और संबद्ध विषयों में सबसे पहला टॉपिक यही था हमारी क्लास में भूमि सुधार, कल का अगर आपको ध्यान हो तो। तो उसी वजह से हम इससे क्लास को शुरू करते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर हमारे लिए आसान भी होता है।
बनिस्पत इसके कि लाइक इंडस्ट्री को पढ़ना, सर्विसेज को पढ़ना या उदारीकरण के अध्यायों में सीधा प्रवेश कर जाना, मतलब क्योंकि वो बहुत टेक्निकल होते हैं, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर वाले टॉपिक्स को आगे रखा है, ताकि हम में से हर किसी को बात पकड़ में आए और विषय के प्रति रुचि भी बढ़े। तो हम सभी लोग गाँवों से ही हैं, मोर और लेस, मतलब कुछ के माता-पिता बहुत पहले आ गए होंगे शहरों में, लेकिन एक कहावत है कि भगवान ने गाँव बनाए और इंसान ने शहर बनाए। तो इंग्लिश में कहते हैं, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द सिटी। तो कंट्री का मतलब गाँवों से होता है। आप इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ोगे तो कंट्री साइड एक वर्ड आता है। कंट्री साइड मतलब कंट्री साइड का मतलब गाँव की तरफ। तो गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द सिटी। तो सबसे पहले तो गाँव ही बने और भगवान ने गाँव ही बनाए। वही हमारी जड़ है और खेती से हम सभी लोग भारत कृषि प्रधान देश है, भारत गाँवों का भी देश है। तो ये हमारे लिए ठीक है स्टार्टिंग के हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना कैसे लिखा जाता है किसी भी प्रश्न का, टॉपिक का, तो कॉन्टेक्स्ट लाना पड़ता है। ये मैंने कल आपको बोला था कि कोई भी विषय वस्तु किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में ही पैदा होती है। हमारे भारत में भूमि सुधारों की कॉन्टेक्स्ट क्या है? व्हाई वी नीड लैंड रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री। 3 मेजर बातें मैंने यहाँ पे लिखी। भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है हमें। आप कितने भी नए हो, इससे हमें नहीं फ़र्क पड़ता है। तब मैं समझा दूँगा आपको कि उत्पादकता का मतलब क्या है। वैसे उतना लोअर लेवल पे जाना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि क्लास में कई बार आपने एक अंग्रेजी की एडिटोरियल पढ़े हों, किताबें पढ़े हो, तो कई बार लेखक लिखते हैं टू रिस्क सिंप्लिसिटी, मतलब वो सिंप्लिसिटी को भी रिस्क मान रहे हैं कि टू रिस्क सिंप्लिसिटी। आई वांट टू से दैट कि एमएसपी इज अ प्राइस बाय द गवर्नमेंट, मतलब वो लेखक ये कह रहा है कि सरलता की जोखिम उठाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी एक न्यूनतम कीमत है जो सरकार प्रस्तुत करती है। लेखक को डर लग रहा है कि कहीं पढ़ने वाले ये ना कह दे कि ये भी कोई बात समझा नहीं की है, कि एमएसपी तो हम सब जानते हैं कि सरकार ऑफर करती है। तो वो बेचारा पहले ही लिख रहा है कि मैं सिंपल कर रहा हूँ, इसमें मुझे जोखिम है, आपको बुरा लग सकता है कि इतना सरल पढ़ाने की या पढ़ लिखने की क्या आवश्यकता है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यूपीएससी के बच्चे इस चीज़ को माइंड भी कर लेते हैं कि इतना सरलतम जानने की भी क्या आवश्यकता है, इतना तो हर कोई जानता ही है, ऐसा भी होता है। इसमें एक मीडियम अप्रोच रखना पड़ता है। फिर आपके फेसेज़ भी होते हैं, जिनको लगातार हम लोग इस उद्विग्नता में देखते रहते हैं कि आप तक हम संवाद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो अपनी बात को समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे। भले ही दिखने में शांत नज़र आते हों, लेकिन अंदर से उद्विग्नता रहती है कि हर किसी को हमारी बात कम्युनिकेट हो रही है कि नहीं, राइट? तो वो मौके के अनुसार टीचर अपना कस्टमाइज़ेशन कर लेता है, मतलब ऊपर-नीचे कर लेता है। तो अब जो हमारे भारत में भूमि सुधार है, ये क्या चीज़ है, इसका तो बाद में हमें मालूम चलेगा। जब मैं इसका एक डायग्राम बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि भूमि सुधारों में इंडिया में क्या है, और कंट्री और समय के अनुसार भूमि सुधारों के टॉपिक अलग-अलग भी हो सकते हैं। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक स्टाइल होता है कि वो केस स्टडीज़ में ज़्यादा जाते हैं। हर टॉपिक में केस स्टडी रहता है और केस स्टडी आपके एथिक्स में भी है। तो केस स्टडी से ज़्यादा प्रैक्टिकली समझ में आता है। वैसे जापान के भूमि सुधार भी थे जब मैं डीयू में था। तो जापान अपने ढंग से भूमि सुधारों को देख रहा है, हम अपने ढंग से देख रहे हैं, और हमारे यहाँ भी उनकी जो कैनोपी है, कैनोपी बोले तो उसका अक्षांश देशांतर क्या है, उसमें क्या टॉपिक आएगा, ये हमारे यहाँ भी चेंज हो चुका है। एक दौर था जब जमींदार थे हमारे भारत में, और आपने पढ़ा होगा कहीं न कहीं कि जमींदारों का वैसे उन्मूलन हो गया है। मतलब हम गाँव में भले ही किसी को जमींदार जी कह के बुला सकते हैं, क्योंकि वो तो अनौपचारिक संबोधन है, जिसमें आप जो भूमिपति होते हैं उनको आप बोलते हो कि जमींदार जी हैं।
बाकी जमींदार एज ए संस्था खत्म हो चुका है हमारे भारत में। ब्रिटिश पीरियड में जमींदार होते थे और बतौर एजेंट के रूप में वो किसान और स्टेट के बीच में एजेंट के रूप में काम करते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये सब आप लोग या तो पढ़ लिए होंगे या आगे आएंगे आपके कहीं ना कहीं, ये सारी चीज इतिहास में पढ़ी जाती है। 1972 में भारत फाइनल ईयर जो था वो 72 था। 72 में जमींदार पूरी तरह से समाप्त हो गए थे हमारे भारत में, तो उनका उन्मूलन हो चुका है भारत में। आप लेखन के दौरान जमींदार शब्द अगर लिखते हो और लिखते समय आपकी भाव ये होती है कि आप वर्तमान को कोई बता के जमींदार लिखते हो, तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जमींदार है ही नहीं, है ना। मतलब जमींदार शब्द का टेक्निकली अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको बोलना ही है तो आप भूस्वामी कह सकते हो कि भूस्वामी, भू जमीन के जो मालिक हैं, तो ये बोल सकते। जमींदार वर्ड लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। अच्छा, 1972 से पहले जब जमींदार थे हमारे यहाँ, तब भूमि सुधारों में जमींदारों का उन्मूलन एक टॉपिक था। लेकिन अगर यूपीएससी आपसे ये कहती है कि समकालिक भारत में, प्रश्न में कल भी आपको बोला था कि ज्यादातर बच्चे क्या है कि उत्तर कैसे लिखें इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वो ये सवाल कभी भी नहीं दिमाग में लाते हैं कि प्रश्न को ठीक से कैसे समझें। मेरे हिसाब से उत्तर लेखन की कला प्रश्न को समझने से शुरू होती है कि प्रश्न की डिमांड क्या है। अब जैसे वो कह रहा है कि समकालिक भारत, अब उसने ऐसा लिख दिया, समकालिक भारत में आवश्यक भूमि सुधार जो भी जरूरी है, आवश्यक भूमि सुधारों की रूपरेखा बताइए। अब कौन से भूमि सुधार हमें करने, उसके लिए आवश्यक वर्ड लगा हुआ है कि कौन से भूमि सुधार इंडिया में आवश्यक हैं। आपने भूमि सुधार पढ़ रखे हैं जो भी हैं, जो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपने ये वर्ड मिस कर दिया, तो ये समकालिक वर्ड को ध्यान नहीं रखा आपने। और आपने रोबोटिक वे में क्या किया, जमींदारों का उन्मूलन उन्मूलन भी लिख दिया, बाकी भूमि सुधार भी लिख दिए, लेकिन जमींदारों का उन्मूलन भी लिख डाला आपने। वो पढ़ते ही नंबर 0 दे देगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपने बाकी तो लिखे हैं, क्योंकि वो समझेगा कि हम समझ के कोई काम नहीं करते, प्रश्न की मांग के अनुसार नहीं गए। समकालिक भारत में जब जमींदार है ही नहीं, तो आप उनके उन्मूलन की बात कैसे कर सकते। इससे मतलब क्या निकला कि भारत को ही अगर आप देखते हो, तो भारत में 72 से पहले किस तरह के भूमि सुधारों की आवश्यकता थी, और 72 के बाद में किस तरह के भूमि सुधारों की आवश्यकता है, इसमें फर्क आ गया ना। मतलब तो एक ही राष्ट्र को भी आप लेते हो, तो उसमें समय समय के हिसाब से टॉपिक बदल सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। और कंट्री कंट्री के हिसाब से भी लेते हो, तो जापान अपने ढंग से देखेगा भूमि सुधारों को, चाइना अपने ढंग से देखेगा, भारत अपने ढंग से देखेगा। और वैसे हमारे भारत में ये राज्य सूची में आता है, क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय है, तो एक स्टेट को भी अपने लेवल पे लग सकता है कि मेरे को ये भूमि सुधार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, तो वो उसने भी टॉपिक बदल दिया। ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कोई भी चीज चेंज होती रह सकती है, आपको बात को कैसे पकड़ना है कि वर्ड क्या यूज हो रहा है, आज के भारत की बता रहा है या ओवरऑल भूमि सुधार जो भारत में रहे हैं उनके बारे में लिखना है। तो जो भूमि सुधार रहे हैं उनके बारे में लिखना है, तब तो जमींदारों का उन्मूलन भी आ जाएगा। और अगर कहते हैं वर्तमान भारत में, तब फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जमींदारों जैसा कुछ लिखना भी हो, तो आपको जमींदार वर्ड हटा के भूस्वामी लिखना पड़ेगा, कि आज के भारत में भी भूस्वामियों द्वारा शोषण किया जा रहा है, भले ही भारत में जमींदारों का उन्मूलन हो गया हो, तब आपकी वो राइटिंग चेंज हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो आज जो इंडिया में हम भूमि सुधारों की बात करते हैं,
तो उसके पीछे ये 3 मेजर कारण नज़र आ रहे हैं हमें लेखन के अंदर। संदर्भ दे दिया ना हमने, प्रस्तावना बना दिया। भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, एक संदर्भ ये है। गरीबी निवारण करना और सामाजिक न्याय तो आपस में जुड़े हुए ही हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने, गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधारों को आवश्यक माना है। या इसका एक टर्म ये भी हो सकता है कि उनको प्रासंगिक माना गया है। आवश्यकता से प्रासंगिकता पैदा होती है। जैसे सवाल ये आ गया है कि भारत में भूमि सुधारों की प्रासंगिकता बताइए। प्रसंग क्या है? तो प्रसंग तो आवश्यकता से पैदा होता है ना। आज आप अगर ये क्लास अटेंड कर रहे हो तो इसका प्रसंग क्या है? इसका प्रसंग यही है कि आपको इसकी नीड है। मैं नहीं होता, कोई और होता, लेकिन आपको जीएस3 के लिए इकोनॉमी तो पढ़नी पड़ती है मैथ्स के लिए। तो आपकी आवश्यकता से प्रसंग बना है इस चीज का। कई बार बच्चे, आप कहेंगे कि इतना भी क्या, मतलब हमें तो आइडिया है इसका, लेकिन मुझे कई बार बच्चे मिलते हैं तो वे पूछते हैं तेरे प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है? उनका और भी बुरा हाल है, राइट? तो या यूं भी सवाल आ सकता है, भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। तो आवश्यकता का परीक्षण कैसे करोगे? जैसे आपको कहे कि इस क्लास की आवश्यकता को एग्जामिन करें, तो आप सिंपल सिंपल ये बताओगे कि भाई मुझे इसका ज्ञान नहीं है, ये जो विषय है ज्ञान है लेकिन प्रामाणिकता नहीं है और आत्मविश्वास भी नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं जानता हूँ, जबकि ये मेरे पेपर का हिस्सा है। तो परीक्षण कर रहे हो आप, इसलिए मेरे को इस क्लास की आवश्यकता है। कोई भी चीज को एग्जामिन भी तो किस आधार पे करोगे आप? मतलब उसकी आवश्यकता ही बताओगे ना। अगर आप 20,000 रुपये अपने फादर से मांगते हो तो वो कह रहे हैं कि आप एग्जामिन करके बताओ कि इसकी नीड क्या है, तो वाई यू नीड ₹20,000। वही बात इधर भी है। तो आप फिर आवश्यकता का परीक्षण करें, तभी तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि इंडिया में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। आवश्यकता को एग्जामिन कर रहे हो आप, एग्जामिन करने के तरीके हैं आपके पास। 3 तरीके तो मिल ही रहे हैं ना यहाँ पे, कि उत्पादकता बढ़ानी है, गरीबी निवारण करना, सामाजिक न्याय की स्थापना करनी। इसलिए भारत में भूमि सुधार होने चाहिए। उसके बाद बात का बतंगड़ करना, मतलब कोई बात को फैलाना। तो फिर आप थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में लिखना सीखो कि भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधारों पे भी जोर दिया गया है। हरित क्रांति आई है भारत में, उच्च उपज के बीजों का इस्तेमाल किया गया है, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया है, ज्यादा सिंचाई का प्रयोग किया गया है, ज्यादा सब्सिडी देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन भारत आज के समय में ऐसी अवस्था में पहुंच चुका है कि ये सब उपायों के कारण जो पर्यावरणीय, सामाजिक, राजकोषीय, आर्थिक लागतें पैदा हो रही है। पर्यावरणीय लागत क्या पैदा हो रही है कि आप फर्टिलाइजर से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा, बड़े किसान ज्यादा आगे निकल गए सब्सिडी की वजह से, तो सामाजिक प्रभाव भी पड़ रहा है कि बड़े किसान बड़े हो गए, छोटे किसान फायदा नहीं उठा पा रहे, उनके बीच में विषमता पैदा हो गई। तो कल की क्लास में हमने आपको क्या बोला कि विषमता भी समाज के अंदर पड़ी जाती है अगर समाज में गैप बढ़ता है। हरित क्रांति भी भारत में विषमताओं को बढ़ाने के लिए योगदान करती रही है, कहीं ना कहीं। मतलब आप, बहुत सारे रिसर्च हैं इसमें। अम, अशोक गुलाटी सर का है, कौशिक बसु सर का है, हनुमंत राव सर का है, जी आर सैनी का है, परमीत चौधरी है। सबके सब लिखते हैं कि हरित क्रांति भारत में जेंटलमैन फार्मिंग रहा है। जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास अच्छी भूमि थी, जो ज्यादा समझदार थे तकनीकी वगैरह में, उनमें ज्यादा हरित क्रांति व्यापक हुई। और छोटे किसानों में हरित क्रांति उतनी व्यापक नहीं हो पाई। तो फायदा किसको मिला ज्यादा? बड़े किसान। तो सामाजिक लागत पैदा हुई ना, कि समाज में गैप पैदा हुआ, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। आर्थिक लागत मतलब राजकोषीय घाटों के रूप में, घाटे इतने ज्यादा हो गए हमारे इंडिया में, इसकी तुलना में आपको फायदा कितना मिला उत्पादन को बढ़ाने में? तो अब उत्पादन उतना नहीं बढ़ पा रहा टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हमें किस पे जाना पड़ेगा? भूमि सुधारों की तरफ जाना पड़ेगा। ये आप बाद में लिख रहे हो इस बात को, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। अभी मैं डायग्राम बना के आपको
सब एक्सप्लेन कर दूँगा। यूपीएससी मेंस 2013 में ये सेंटेंस और उनका सवाल लगभग मिलता-जुलता था। थोड़ा बहुत डिफरेंस था, सवाल क्या था वो मैं लिख रहा हूँ। बीच-बीच में ऐसे संदर्भ आए तो आप मतलब बॉक्स में डाल दें या जो आपको सही लगे, जो हमारी मेन राइटिंग डिस्टर्ब ना हो, वहाँ तक हम लिखे थे। तो बीच में ये बात आ गई। मुझे लगता है 150 वर्ड्स कैटेगरी में आया था ये और 2 भागों में बँटा हुआ था, जिसमें एक भाग ये है, भूमि सुधारों, कृषि उत्पादकता और गरीबी निवारण में अंतर संबंध बताना। तो हमारी बात तो ये चल रही है यहाँ पे। इसी से कनेक्ट होके मैंने ये सवाल एक उठाया है और इसी और इसका पार्ट समझते हुए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ इसके नीचे, जो आपको भी बना लेना है। फिर मैं बात करूँगा कि वो डायग्राम ऐसा क्यों बना हुआ है और ये सवाल उस डायग्राम से अटेम्प्ट हो सकता है आपका। ठीक है? तो इसके नीचे एक डायग्राम बना लेते हैं।
ये जब अंतर संबंध आप बताओगे तो भूमि सुधार को आपको टॉप पे रखना है, उससे ये जनरेट हो रहा है। एक तरफ तो गरीबी, और यहाँ पर हमने इसको ओपन छोड़ रखा है अभी, तो कृषि उत्पादकता के सामने आप बढ़ता हुआ एरो लगाइए इससे, कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और गरीबी कम होगी। और भूमि सुधारों का सारा रोड मैप अभी नहीं दिया मैंने। और आप जब ऐसा प्रेजेंटेशन करते हो ना, तो एक कुछ तरीके और भी होते हैं। जैसे आप बहुत लंबा नहीं लिख पा रहे हो ना यहाँ पर, काश्तकारों के शोषण को समाप्त करना, वैसे ये मेन होता है। तो ये लिख के आप यहाँ पे प्लस लगा सकते हो ऐसे ऊपर, कि भाई और भी चीजें हैं ऐसे। तो ये हट जाएगा, मतलब ये वाली लैंग्वेज, काश्तकारों के शोषण को समाप्त करना और यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस लगा दिया। वो तो इंडिकेटिव है, वो खुद एग्जामिनर समझ जाएगा। उसके बाद ये नहीं कि डायग्राम बना के छोड़ दिया, आप मान के चल रहे हो ना कि वो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, मतलब एक दो लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी इसमें इसको समझाने के लिए। एक बात यहाँ पे लिखोगे कि भारत में भूमि सुधारों में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, निर्धनों या भूमिहीनों को कृषि भूमि का वितरण हो, राइट। और कृषि भूमि, हम यहाँ पे कोई बंजर भूमि की बात नहीं कर रहे। आपसे मेरा यही है कि आप थोड़ा सा हर वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, कि भाई हम कोई विशेषण लगा रहे हैं तो क्यों। अब आपको तनाव तो आएगा मेरी क्लास में, राइट। तो अब उसमें आप चूज कर लो कि भाई कैसे चलना है, मतलब क्योंकि मैं हर चीज पे बात करता हूँ, फिर वो आपको अजीब भी लग सकती है और परेशान हो सकते हो। लेकिन अब समझौता कहाँ पे करें, मतलब जब खुद जान रहे हैं तो फिर। तो यहाँ कोई ऐसी खाली या बंजर भूमि की बात नहीं, और ये कृषि वर्ड लिखा हुआ है। वो भूमि आप किसी को दे रहे हो तो वो तो प्रोडक्शन यूनिट है ना, मतलब एक तरीके की उत्पादन करने की क्षमता रखती है। तो अगर आप जिन जो लैंडलेस हैं, उनको अगर आप कोई प्रॉपर्टी दोगे जो उत्पादन करती है, और उत्पादन से आय पैदा होती है, ये तो हमने जीडीपी की क्लास में देख लिया था। मार्केट प्राइस के ऊपर उत्पादन निकाला था, और मार्केट प्राइस ही तो किसी को मिलती है। देखा जाए तो आज हम कोई चाय का कप 10 रुपए का दे रहे हैं, तो आप सामने वाले को 10 ही तो दे रहे हो। तो मार्केट प्राइस से इनकम की तरफ तो आप जा ही सकते हो ना। बस फर्क ये है कि कहीं टैक्स जोड़ के तो हमसे 10 रुपए नहीं ले रहा है। 10 में टैक्स भी शामिल हो, मान लो 1 रुपए का, तो उसको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, तो 9 तो बचेंगे ना उसके पास। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि चाय के वेंडर ने 9 रुपए कमाए लगता है। अब उसको बांटना होगा अपने लेवल पे, कोई लेबर काम कर रहा है ये। तो हमें क्या मतलब है, जब हमें ये पता लगाना हो कि हमारे देश में कितना उत्पादन और चाय वाले ने कितने की इनकम जनरेट की, हमें इससे मतलब है। तो बात ही खत्म हो जाती है कि लेबर को कितना देता है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि एक चाय का कप अगर टैक्स वाला नहीं हो, तो जितने की कप है उतने की इनकम। इसमें कौन सा किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और अगर किसी ने सब्सिडी दे दी और गवर्नमेंट ने कहा कि तुम 10 का कप दो और 5 रुपए हम आपको देंगे, आप सामने वाले से 15 मत लो। तो 10 हमने दिए, 5 गवर्नमेंट ने दे दिए, तो 15 की इनकम जनरेट हो गई।
मार्केट प्राइस 10 की दिख रही है, लेकिन मार्केट प्राइस हमें सही सूचना नहीं दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि 5 रुपए हम आपको दे देंगे, है ना? तो उत्पादन से इनकम की तरफ तो आप जाते जाते हो, कोई दो राय नहीं है इस चीज में। तो अगर आप निर्धनों को जमीन दोगे, जाहिर सी बात है गरीबी पर कुठाराघात तो होना ही होना। तो आपको 2 लाइन ही तो नीचे लिखनी है। अच्छा, एक नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, वीएस व्यास। वीएस व्यास सर ने भी एग्रीकल्चर पे बहुत लिखा है। व्यास कमेटी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक जगह लिखा था कि अगर आपको निर्धनता समाप्त करनी है, तो अन्य बातों के अलावा आप गरीबों को वो संपत्तियां दो जो इनकम जनरेट करती है। वो संपत्तियां दो जो इनकम जनरेट करती है, अगर आपको निर्धनता समाप्त करनी है। अब आप उनके अकाउंट में पैसा भेजते हो, लेकिन आप उनको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो जिससे उनको इनकम जनरेट होती। तो लैंड क्या है? एक ऐसी चीज है जो इनकम जनरेट करती। तो आप 2 लाइनें क्या हम नहीं लिख सकते कि निर्धन लोगों को, निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि लोगों के पास इनकम जनरेटिंग संपत्तियां नहीं है, ऐसी संपत्ति नहीं है जो उनको इनकम जनरेट करती है। तो अन्य बातों के अलावा अगर उनको भूमि, कृषि भूमि मिलती है, तो उनको इनकम जनरेट करने वाली प्रॉपर्टी मिलती है, जिससे निर्धनता का स्थायी समाधान करने में मदद मिलेगी। अब मैंने इसे बोला, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन 1-2 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी आप। तो डायरेक्ट सीधा भूमि सुधार एक तरफ क्या कर रहा है? हाँ, गरीबी को कम कर रहा है। उनका सवाल गरीबी पे था, उनका सवाल विषमता पर नहीं था। लेकिन आप चाहें तो विषमता को भी जोड़ सकते हो, क्योंकि जब उनको इनकम मिलेगी तो विषमता तो कम होगी। गरीबी और विषमता में क्या फ़र्क है? गरीबी तो बेसिक नीड्स से डिफाइन होती है ना। अगर आपके पास मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति नहीं है, तो वो निर्धनता की बात। विषमता तो अमीरों में भी पड़ी जाती है। अडानी जी और अंबानी जी के बीच में भी विषमता है, क्योंकि उनकी रैंक में डिफरेंस है, उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। यानी अमीरी में भी विषमता है। और एक बात और सुनो, गरीबी होते हुए भी विषमता होती है, क्योंकि अमर्त्य सेन सर ने कहा कि भारत में हम गरीबी की रेखा के ऊपर और गरीबी की रेखा के नीचे के बीच में के जो अंतर होते हैं उनको तो पढ़ते हैं, लेकिन गरीबी की रेखा के नीचे जो फिर डिफरेंस होता है उनको हम ध्यान नहीं देते। जैसे एक गरीबी की रेखा आपने ही बनाई, जैसे रेखा बोलने के लिए होती है, रेखा कोई होती थोड़ी है। मतलब आप स्मार्टफोन को भी गरीबी की रेखा बना सकते हो। वो मानक जिससे आप डिवाइड डिवीजन करोगे, इसको रेखा वर्ड बोला जा रहा है। ऐसी कोई लाइन होती नहीं है मैकमोहन रेखा की तरह। आपका वर्गीकरण के मानक को आप लाइन कह रहे हो। और गरीबी का चैप्टर मैंने उठाया नहीं अभी, मैंने कहा पहले कृषि वाले में चलते हैं, उसके बाद लास्ट में सोशियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से उसमें हम चलेंगे। मान लीजिए हम 1,000 रुपए पे गरीबी की रेखा बनाते हैं, ये बन गई। अब जिसकी इनकम 990 रुपए है, एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी की 500 रुपए इनकम है, वो यहाँ पर है, एक आदमी की 100 रुपए इनकम है, वो यहाँ पर है। तो ये गरीबी की रेखा के नीचे भी विषमता दिख रही है। तो विषमता अलग चीज है ना। अमीरों में भी विषमता पढ़ सकते हो, तथाकथित गरीबों में भी फिर से विषमता पढ़ सकते हो। विषमता एक ऐसी चीज है जिससे आप बच नहीं सकते, कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। वो यूटोपियन सोसाइटी में हो सकता है, जो मार्क्सियन सोसाइटी है, कि सारे लोग एकदम इक्वल हो जाएंगे और ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। समाजशास्त्र कहता है ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, काम के अनुसार, और वो कहते हैं आवश्यकता के अनुसार। आपको अगर उसमें वो कहते हैं, एक भाषा में कहते हैं कि लोग शिकार खेलने जाएंगे, शराब पिएंगे, जिसको जो मर्जी होगी वो करेगा, ऐसा समाज आ जाएगा। ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, कि आपको नीड हो रही है मतलब जंगल में बैठ के वाइन पीने की, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा।
ये हाईएस्ट लेवल हो जाता है फिर। ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क से हटके ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड हो जाता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। या कोई ट्राइबल सोसाइटी है जो आइलैंड पे रहती है, वहां समानता नजर आ सकती है, क्योंकि विषमता पैदा करने वाले कारक वहां नहीं है। विषमता कब पैदा होती है? जब आपको कोई मिनरल्स मिल जाए, आपको कोई ऑयल मिल गया, आपको कोई डायमंड मिल गया, आपको कोई टूल मिल गया, आपको कोई ज्ञान मिल गया, आपके रिसर्च से कुछ निकल आया। फर्क कहाँ से पैदा होते हैं? यहीं से तो पैदा होते हैं फर्क। एक होमोजीनियस ट्राइबल सोसाइटी जो बिल्कुल कटी हुई है, सारे वृक्ष उनके हैं, सारी जमीन उनकी है, वो पानी सब उनका है, कोई डिफरेंस नहीं, अलग कुछ भी नहीं है, तो सब एक ही जैसे रह रहे हैं। तो ये ऐसे कितने ट्राइबल आइलैंड आपको दिखेंगे दुनिया के अंदर। बाकी जो रियल दुनिया है उसमें तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क तो पैदा होता ही है। तो विषमता तो समाप्त नहीं होती है, देखा जाए तो कम हो सकती है। और विषमता को आप गरीबी में भी पढ़ सकते हो, विषमता को अमीरी में भी पढ़ सकते हो। तो गरीबी अलग चीज है, विषमता अलग चीज है। हम यहाँ पे जो यूपीएससी ने सवाल किया, हाँ, गरीबी को लेकर किया, अंतर संबंध बताना। तो एक अंतर संबंध क्या बना? गरीबी कम हो जाएगी इसकी वजह से। दूसरा इधर देखेंगे कि उन्होंने कृषि उत्पादकता को भी पूछा था कि कृषि उत्पादकता के साथ भी बताना है। तो भूमि सुधारों में ये टॉपिक भी रहते हैं, काश्तकारों के शोषण को समाप्त करना। शोषण खत्म होगा तो मोटिवेशन बढ़ेगा, तो अच्छा उत्पादन करेंगे। छोटे खेतों को मैं पढ़ाऊंगा ही अलग से आपको। तो छोटे खेतों की समस्या को रिजोल्व करते हुए वगैरह, तो भी कृषि उत्पादकता बढ़ती है। उत्पादकता का मतलब होता है कि एक हेक्टेयर खेत के अंदर ऑन एन एवरेज आप कितना प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। उत्पादकता हमेशा पर यूनिट देखी जाती है। एक एनिमल भारत का कितने लीटर दूध देता है ऑन एन एवरेज। एक हेक्टेयर में भारत में चावल की उत्पादकता क्या है। एक हेक्टेयर ऑन एन एवरेज में भारत में गेहूं की उत्पादकता क्या है। पर हेक्टेयर उत्पादकता देखी जाती है। आपके यहाँ टोटल उत्पादन खूब हो सकता है, लेकिन पर हेक्टेयर कितना है। तो उत्पादकता बढ़ा जाता है, तो आपको पर हेक्टेयर कितनी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसमें इंप्रूवमेंट होगा। अगर हम काश्तकारों के शोषण को खत्म कर पाते हैं, छोटे खेतों की प्रॉब्लम को दूर कर पाते हैं। छोटे खेत कैसे जुड़ रहे हैं, ये बाद का विषय है जहाँ मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। फिर आपने आदि लगा दिया, तो इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। अब कृषि उत्पादकता बढ़ने से भी इधर जाओगे, तो आप एक फिर वापस इधर बनाएंगे। जब पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा पहले की तुलना में, भूमि सुधारों के कारण इनकम बढ़ेगी, जाहिर सी बात है किसानों की, तो उससे भी गरीबी दूर होगी। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधारों की भूमिका पठारी स्तर, पठार जैसा भूमिका पठारी स्तर पर आ गई है। ऐसी अवस्था में
ये आवश्यक हो जाता है। कि भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अब यहाँ मतलब कॉन्ट्रास्ट में जा रहे हो आप, क्योंकि कृषि उत्पादकता बढ़ाने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी में जाएं, तकनीकी सुधारों में जाएं। इसका भी अभी मैं एक डायग्राम बना दूंगा। लेकिन रिसर्च और अनुभव ये कह रहा है कि ये अब पठार को ये इस तरह से है। आप कुछ मत करना उसके लिए, मैं बोलूंगा जब चाहो तो मेन में नहीं, फिर साइड में करिएगा अगर आपको करना भी। जैसे मैं यहाँ पर फर्टिलाइजर लिखता हूँ और यहाँ मैं प्रोडक्शन लिखता हूँ, उत्पादन एग्रीकल्चर का। तो वेरिएबल फैक्टर्स इकोनॉमिक्स में, और आप चूंकि पीटी पढ़ चुके हो तो आपको ज्यादा समझ भी है, क्योंकि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मशीन, उपकरण, पशु, बिल्डिंग, ये सब आपको बताए थे इस क्लास में। और उत्पादन दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, मतलब जैसे कि अभी मैं क्लास में हूँ तो मैं जितना टाइम दे रहा हूँ इसको हम लेबर आवर्स कहते हैं, लेबर टाइम है ये। और जो वेरिएबल मेरे को जितना उत्पादन करना है इस क्लास में उतने देर पढ़ाना है। जैसे मेरे को 2.5 घंटे क्लास लेनी है तो मुझे 2.5 घंटे तक रहना है ना। जिस 1 मिनट भी कम या ज्यादा पढ़ाना है तो मेरी रोल 1 मिनट से कम ज्यादा होगी, मतलब इतना जुड़ाव है प्रोडक्शन के साथ मेरे लेबर का। पीटी में चूक भी गए हो तो अब मत चूकना। और वैसे भी पोस्ट ग्रेजुएट मेंस के बाद ही बनोगे आप इकोनॉमिक्स में। पीटी में तो आप हवा में ही थे वैसे, भले ही आपको अभिमान आ गया हो कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन बहुत कुछ जानना विशेष है। तो जो उत्पादन है उसमें जो भी उत्पादन इस क्लास का है उसमें मेरा इतना ज्यादा उसके साथ जुड़ाव है कि 1 मिनट की भी क्लास को ज्यादा करना है तो मुझे 1 मिनट ज्यादा खड़े रहना है, और 1 मिनट भी मुझे कम करना है तो मुझे कम खड़े रहना है। मेरी भूमिका तो उत्पादन में क्या हूँ, वेरिएबल, मतलब उत्पादन में वेरिएशन करना है तो मेरे को वेरिएशन करना पड़ेगा। मैं दिखने में भले ही खड़ा हुआ लग रहा हूँ लेकिन मेरा रोल नहीं है, मेरे टाइम का रोल है। समझ पा रहे हैं शायद इस बात को ना। और मेरे साथ कौन है, ये बोर्ड वगैरह बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये मेरे साथ है। मेरे साथ वेरिएबल में बिजली भी है जो वेरिएबल हो रही है, मतलब हाउ लॉन्गर आई विल बी स्टैंडिंग इन द क्लास अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड। If I am to stay for 15 minutes, electricity consumption will be only of 15 minutes. And if I am to stay for, say for example, 3 hours, electricity will be consumed for 3 hours. So again you can say कि in variable factor category मैं ही नहीं हूँ बल्कि बिजली भी है। ऐसे ही वो भी हैं जो क्लास को देख रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत ना आए, उनको भी उतनी देर तक बैठना है। इस तरह से वेरिएबल का रोल बन गया। और बाकी ये फिक्स्ड है, बोर्ड को कुछ नहीं होना है, टेबल वगैरह चेयर ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मेरे बाद में भी क्लास लगेगी तो भी यही चलते रहेंगे। ऐसे समझ लो आप। इसमें अभी कांस्टेंट कौन है, मतलब ये सारी चीजें, वेरिएबल कौन है, मैं हूँ मतलब। ऐसे ही इस प्रोडक्शन में एक लैंड जो है, ट्यूबवेल जो खुदा हुआ, उसके पानी की बात नहीं कर रहा, जो ट्यूबवेल खुदा हुआ है वो
और ज़रा सारा सेटअप बिजली की मोटर लगी हुई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ज़मीन कांस्टेंट है। अब वेरिएबल हम यहाँ पे किसको बना रहे हैं, फर्टिलाइज़र। और एज़ आई एम टेलिंग यू कि प्रोडक्शन इज़ ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन मी, और ये एक मिस्टेकन आइडिया होता है लोगों का कि उत्पादन मशीन्स के बिना नहीं होता, वो गलत सोचते हैं। प्रधान भूमिका बदलने वाले साधनों की होती है उत्पादन, जबकि लोग उल्टा चलते हैं, जिनको इकोनॉमिक्स का गहरा ज्ञान नहीं होता है, वो सोचते हैं कि मशीन उपकरण मेन होते हैं। वो मेन नहीं होते हैं, मेन वेरिएबल होता है। और आपकी जो कॉस्ट बनती है किसी भी चीज की, वो भी वेरिएबल साधनों से मुख्य रूप से बनती है। जैसे ये शर्ट मैंने पहन रखा है, आप थोड़ा सा विचार करें, मतलब इसमें मशीन आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी इसके अंदर। इस सेंस में नहीं कि हाँ मशीन दिख नहीं रही आपको, इस सेंस में कि एक मशीन की भूमिका इस शर्ट को बनाने में कितनी होगी। मशीनें एक तो बड़ी होती है, कई मीटर कपड़ा निकालती है, कई वर्षों तक चलती है। एक शर्ट में एक मशीन कितना घिसी होगी, उसने अपनी कुर्बानी कितनी दी होगी, ऑलमोस्ट नील। मतलब अगर आपको कोई सूक्ष्म फिलोसॉफिकल ज्ञान भी हो तो आप उसका भी पता लगाओगे तो आपको दिखेगा नेग्लिजिबल। लेकिन मेन रोल आपको किसका दिखेगा, यार्न का। जो यार्न से ये कपड़ा बना हुआ है ना, यार्न का दिखेगा, और बटन का दिखेगा, स्टिच जिसने की होगी वो टेलर भले ही नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन जिसने कटिंग की, टेलरिंग की, उसका रोल दिखेगा। लेकिन मशीन का रोल बहुत कम नजर आएगा। तो इसका मतलब लागत के निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी है, बदलने वाले साधनों। किसान मरता क्यों है और आत्महत्या क्यों करता है, उसको इनका जुगाड़ नहीं हो पाता, ये लागतें नहीं निकल पाती, उससे बिजली की नहीं निकल पाती, फर्टिलाइजर की नहीं निकल पाती भी। आपका ध्यान देखो मेरे पे रहना चाहिए, आपका ध्यान किसी और जगह पे नहीं जाना चाहिए। कभी आप खो जाते हो, मतलब अपने हाथ देखने लगे, मैं इधर बोल रहा हूँ आप हाथ देख कितना लाइन पे लाऊंगा मैं तो वो साधन फिक्स हैं और फर्टिलाइजर को बदल रहे हैं। इकोनॉमिक्स कहता है कि शुरू में फर्टिलाइजर नहीं होने के कारण जब आप डालोगे तो उत्पादन अच्छे स्पीड से बढ़ता है। जैसे बढ़ने का भी तरीका एक ये ऐसा होता है, यूं ऐसा जा रहा है, एक पॉइंट के बाद ये यूं बढ़ता है, फिर ये ऐसे होने लग जाता है। देखो ये हाई स्पीड से जा रहा है, मैंने स्लो डाउन ये तो पढ़ाई थे। यहाँ से ये एक पॉइंट के बाद ये धीरे 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 बढ़ने की स्पीड कम होके फिर ये ऐसे होने लगे। और अगर कई बार क्या होता है, किसानों को ये बात नहीं पकड़ में आ पाती है, वो कई बार क्या होते हैं, इधर जा रहे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इस पॉइंट को अगर आप देखें तो कुछ तो उत्पादन हो ही रहा ना, तो वो भ्रमित हो जाते हैं, उनको मालूम नहीं चल पाता कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज होती है। उनको तो लग रहा है प्रोडक्शन हो रहा है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो इतना इसके आगे जो फर्टिलाइजर डाला है बेकार है, आपको मैक्सिमम से भी डाउन कर दिया, और मैक्सिमम तो यहीं पे आ चुका था, तो आप इस फर्टिलाइजर को क्यों यूज कर रहे हो। और ये यूज करने की बहुत बार वजह क्या होती है, सब्सिडी, खर्चा नहीं आ रहा है तो वेरिएबल साधनों को ओवरडोजिंग करोगे तो नतीजा क्या निकलेगा। तो ये पठार बना कि नहीं बना, मैंने अपनी भाषा को समझाने के लिए इस डायग्राम का प्रयोग किया। ये तकनीकी है ना फर्टिलाइजर एक प्रकार की, उसका यूज करते करते आप पंजाब हरियाणा में इस तरह से जा चुके हो, और इसके इस साइड में भी हो गया। मान लो ये वाला एरिया देखो, अगर आप ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आप फर्टिलाइजर की कॉस्ट देखो, कॉस्ट के बदले में आपको क्या मिला। लेकिन फार्मर फिर भी ज्यादा क्यों यूज करा, क्योंकि उसको कॉस्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि उसको सब्सिडी से मिल रहा है। लेकिन अगर प्योर इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट आप लागू करें तो फार्मर को जब बाजार की रेट पे फर्टिलाइजर मिलेगा ना, तो वो इधर रुकेगा फिर, जो उसका सही पॉइंट होगा रुकने का, क्योंकि लागत और उसमें कंपेयर तो उसको करना ही चाहिए। या वाले साइड में उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा जितना इस साइड में बढ़ रहा है, इसमें भी फिर इधर जैसे जैसे झुकेगा कम कम बढ़ेगा, जबकि आप फर्टिलाइजर उतनी डोजेज का यूज कर रहे हैं। तो तकनीकी सुधार जब पठार को प्राप्त कर चुके तो वाई यू आर स्ट्रेसिंग ऑन दैट, कैन देयर बी अनदर मेथड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, यस। वो है शोषण को दूर करो, लैंड एज एन इंस्टीट्यूट को सही करो, छोटे छोटे खेत। जो एक महाराष्ट्र में सर का नाम भूल गया जिन्होंने रिसर्च करके बताया था,
अहमदाबाद आईआईएम के लेक्चरर है, वो अभी नाम आ जाएगा उनका दिमाग में। उन्होंने पता लगाया कि एक खेत उनको महाराष्ट्र में इतना छोटा मिला कि आप बैलों की एक जोड़ी को भी नहीं घुमा सकते उस पर। मजाक में मैं कहता हूँ कि उस खेत को अगर आप किसी मैजिक से ऊपर ले आए, ऐसे उठा दें उसको और उसके ऊपर बैलों की जोड़ी को घुमाएं, तो वो बैल नीचे गिर जाएंगे। ये तो हमारे भारत के पड़ोसी हैं कि वो माइंड नहीं करते कि चलो आपका बैल इधर आ गया तो भी कोई बात नहीं, होता है ना ऐसा करके। तो हमारी जो बात चल रही थी वो ये, इसको समझाने के लिए मैंने ये बोला कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधारों की भूमिका पठारी स्तर पर आ गई है। ऐसी अवस्था में ये आवश्यक हो जाता है कि भूमि सुधारों को लागू किया जाए। ये मत बोलना, क्योंकि लागू कर रहे हैं हम पहले से ही प्रभावी ढंग से। ऐसे हो जाएगा सिलेक्शन की टॉप 20 में आ जाओगे ऐसे बातों से क्लास में बैठने से। कई बच्चे तो यही सोच लेते हैं दिल्ली आए तो बस अब मक्का मदीना पहुंच चुके हैं हम तो, मुक्ति हो जाएगी। कई बार काशी में जाके भी मुक्ति नहीं मिलती है, घर में भी मिल जाती है लेकिन, और काशी में जाके भी नहीं मिलती, क्योंकि हम मुक्ति का मार्ग तो सीखे ही नहीं और काशी पहुंच गए। तो लागू तो हो ही रखे, एग्जामिनर कहेगा लागू किया जाएगा क्या मतलब है, तो वो प्रभावी लिखना पड़ेगा, प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। तो अब मैंने क्या किया आप ये समझो, इसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। पहले ये प्रस्तावना जो चला उसका एक पार्ट समझाया मैंने अभी प्रस्तावना, कृषि उत्पादकता के एंगल ली मैंने। अब मैं गरीबी से जोड़ूंगा इसको, फिर प्रस्तावना एंड होगा हमारा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए भारत में गरीबी निवारण के लिए अन्य बातों के अलावा, अन्य बातों के अलावा यह आवश्यक है कि निर्धन लोगों को ऐसे लिखिए आय अर्जक, बीच में देश जैसा लगा देना, आय अर्जक संपत्तियों, जैसे कि कृषि भूमि आदि, आय अर्जक संपत्तियों जैसे कि कृषि भूमि आदि का वितरण हो। पैराग्राफ बदलिए। ये ध्यान देने योग्य है कि विश्व बैंक विश्व बैंक द्वारा भी यह कहा गया है कि यह कहा गया है कि भारत को ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए अन्य उपायों के अलावा अन्य उपायों के अलावा भूमि सुधारों को ठीक से लागू करने पर
जोर देना चाहिए। इस तरह से हमारी जो प्रस्तावना की पहली पैराग्राफ थी, उसको हमने फिर से एक्सप्लेन कर दिया नीचे जाकर। कृषि उत्पादकता से भी कनेक्ट कर दिया और फिर हमने एक तकनीकी सुधारों का कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट भी उठा लिया कि तकनीकी सुधार मतलब उतने कारगर नहीं है। और फिर भूमि सुधारों की नीड को हाईलाइट कर दिया है कि हम उस पे जा सकते हैं। उसमें एनवायरमेंटल लॉस या कोई राजकोषीय घाटे, खर्चे, इस तरह की चीज़ें पैदा नहीं होगी। भूमि सुधार उस तरह की टॉपिक है ही नहीं जहाँ पे आपको ऐसे खर्चे करने पड़े और पर्यावरण को कोई सीधे-सीधे नुकसान पहुँचता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम फिर उनकी तरफ जाएँ मतलब एक तरीके से। ये भूगोल में भी आ चुका है। भूगोल ऑप्शनल में आया हुआ है। जिनके पास भूगोल ऑप्शनल है अगर, तो वो इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। उनको फ़ायदा मिलेगा उसमें। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपको जनरल सवाल भी आ सकता है यूपीएससी में। तो वहाँ पर आप जो भी बताएँ मतलब, और मैंने तकनीकी सुधारों को बिल्कुल कटघरे में खड़ा नहीं किया है। मैं सिर्फ़ ये लिखाया है कि वो पठारी स्तर को प्राप्त हो चुके। तो उनकी इस तरह से आलोचना भी सीधी नहीं करी हमने कि वो होने ही नहीं चाहिए। लेकिन आप ज़ोर किस पे देंगे ये तो देखना पड़ेगा। और वैसे तकनीकी सुधार भी बिना भूमि सुधारों के अपना रूप अच्छा नहीं दिखा पाएँगे। जैसे भूमि सुधारों में आपने काश्तकारों के शोषण को कम नहीं किया और आप हरित क्रांति लागू कर रहे हैं। तो जो खेती करने वाला है वही डिमोटिवेटेड है। तो आपकी टेक्नोलॉजी में कोई फ़ायदा ही नहीं निकल के आएगा क्योंकि वो खुद सही महसूस नहीं कर रहा है। छोटे-छोटे खेतों में आप ट्यूबवेल क्या खुदवा पाओगे जहाँ पर इतने छोटे खेत हैं जिनकी मैंने अभी आपसे बात की, उनमें ट्यूबवेल कैसे खुदवा पाओगे आप? वो तो इतना महँगा पड़ जाएगा। सिंचाई की अपनी व्यवस्था नहीं कर पाओगे आप और मैकेनाइज़ेशन नहीं हो पाएगा। ट्रैक्टर, टिलर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सब आप नहीं ला सकते। तो भारत में इनका रेंटल मार्केट है, मैंने किताब में पढ़ा। खेती की जो मशीनरी है इसका एक किराए का बाज़ार है। अगर ये हमारे भारत में नहीं होता, तो आप सोच ही नहीं सकते कि भारत के खेतों के अंदर कभी मशीनीकरण हो भी पाता। तो छोटे-छोटे खेतों में मशीनीकरण करना तो बहुत ही महँगा पड़ता। लेकिन गाँव में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं व्यापारी, वो ट्रैक्टर वग़ैरह रखते हैं, उनके पास सारे मशीन होते हैं। वो आपकी खेत की टिलिंग भी कर देते हैं, टाइम को माप के खेत में भेज देते हैं ट्रैक्टर, वो आपके खेत को हाँक देता है, जुताई करा देता है और टाइम के हिसाब से जो पैसा बनता है वो आपसे ले लेता है। वो रेंटल मार्केट ही तो है, जो ट्रैक्टर किसान ने थोड़ी खरीदा हुआ है। जो बड़े किसान हैं उनके पास होगा ट्रैक्टर, लेकिन बहुत छोटे-छोटे 86% किसान भारत के अंदर 1 हेक्टेयर से छोटे खेत रखते हैं या 2 हेक्टेयर से छोटे खेत रखते हैं, वो कैसे ट्रैक्टर अफ़ोर्ड कर सकते हैं? अच्छा, मैं भी गाँव में 10th क्लास तक गाँव में ही था, तो हमारे सहपाठी कई सारे तो अभी गाँव में ही हैं। वो अपने-अपने हिसाब से, क्योंकि गाँव के स्कूल में क्या होता है, सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं और सब अपने-अपने ढंग से पढ़ाई करते हैं, तो मैं भी उनके साथ ही पढ़ा था। तो काफ़ी वर्षों बाद मेरी मुलाकात अपने गाँव जाने पर एक मेरे सहपाठी के साथ हुई, तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो आजकल? तो उसने बताया कि मेरे पास 5-7 ट्रैक्टर हैं, मैंने जेसीबी ले रखा है और ट्रैक्टर मेरे यहाँ पर एक पानी का कुआँ मैंने खुदवाया तो बहुत सारा पानी निकला, अटूट पानी निकला। तो मैं क्या करता हूँ कि पानी को रेंट पे देता हूँ, आस-पास के खेतों वालों को। वो पाइप भी मैंने खरीद लिए। जो आदमी को पानी की ज़रूरत होती है, मैं पाइप लगा के उनको पानी पहुँचा देता हूँ और टाइम के हिसाब से मैं पैसा लेता हूँ। तो इस तरह से वो मुझे बता रहे थे। मैंने रुद्रदत्त सुंदरम की किताब में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब, यही चीज़ मैंने रुद्रदत्त सुंदरम में पढ़ी। आजकल तो पढ़ने की ऐसी बातें होती कहाँ है, मतलब आजकल तो बच्चे वो पढ़ने की बात, ओरिजिनल किताबों की बात ही नहीं करते। उनको तो सारा रेडीमेड मटीरियल इधर-उधर की कॉपी और यही सब चाहिए होता है। तो आज अगर आप क्लास में को मिश्रापुरी की किताब, उमा कपिला की किताब,
रुद्रदास सुंदरम की किताब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अजीब से लगोगे क्लास में कि ये किस तरह की किताबें रेफर कर रहे हैं। देखिए हमारे टाइम में जब लोग एग्जाम देते थे तो ओरिजिनल किताबें पढ़ते थे, आप अभी कोचिंग की किताबें पढ़ते हो और ये फलाने पब्लिकेशन की बुक आई हुई है, उसमें वो भी कोचिंग का कोई टीचर लिखा हुआ है उसे, जिसकी ऑथेंटिसिटी का कोई पता ही नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो किताबें चलती है, उनका तो जांच होके वो किताबें प्रिस्क्राइब होती है। अगर उनमें गलतियां हैं तो कोई भी उनको मतलब वहाँ यूनिवर्सिटी में क्यों चलेगी। अब उनको छोड़ के हम ये पब्लिकेशंस की बुक्स पढ़ते हैं। उसमें मैंने पढ़ा था उस किताब में कि भारत में पानी का रेंटल मार्केट होना चाहिए, पानी की सोसाइटीज होनी चाहिए जो पानी के ऊपर कंट्रोल करे, पानी का वेस्टेज ना हो, और मशीनरी का अच्छा रेंटल मार्केट डेवलप किया जाना चाहिए भारत की हालत को देखते हुए। वो सब बातें जो पड़ी हुई थी, फिर मैंने उससे बात की, वो सारी चीजें मैच कर गई कि कितना बढ़िया चीज है ये। उसमें उसकी इनकम भी हो रही है, प्लस जिनको पानी चाहिए उनको पानी मिल रहा है। राइट, फार्म मैकेनाइजेशन इस वजह से हो पाया, अदरवाइज तो आप छोड़ दो कि फार्म मैकेनाइजेशन हमारे भारत में हो भी सकता है। तो दोस्तों ये लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हम गरीबी को भी टैकल कर रहे हैं, कुछ बात हमने उसके लिए लिख दी, कुछ बात हमने तकनीकी सुधारों की अ, कम प्रभावशीलता के लिए लिख दी, और इस बात को उजागर कर दिया कि भूमि सुधार भारत में चाहिए। ये प्रस्तावना बना आपका। इस पर एक मेंस का सवाल जो आया हुआ था वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमें एक पेज की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, वो अगला टॉपिक है, आपको अगले पेज पे जाना है और इस तरह से हॉरिजॉन्टली आप उसको यूज करें।
तो ये हमारे इंडिया का भूमि सुधारों का एक डायग्राम है। इसमें समकालिक वगैरह नहीं लिखा हम लोगों ने। अगर प्रश्न समकालिक डाल के आता तो ये हटाना पड़ेगा आपको, बाकी ये रहेंगे, ये आज भी वैलिड है। वैलिड कब होते हैं? जब ये मतलब अभी मुद्दा बना हुआ है इनका। छोटे खेत हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है संख्या में, ये समस्या है ही है, तो इसका भी करना पड़ेगा हमें। वो वाला इश्यू भी कंटिन्यू कर ही रहा है और ये भी पेंडिंग है हमारे यहाँ। आज भी ये मुद्दे हैं, वो कैसे हैं उनको हम करेंगे डिस्कस। और ये इनका समाप्ति हो चुकी है। और आपको मैंने पीटी पढ़ाते समय भू राजस्व पढ़ाया था, डायरेक्ट टैक्स की लिस्ट में एक भू राजस्व था, जिसका इंग्लिश रूपांतर लैंड रेवेन्यू। आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि एक लंप सम टैक्स है। और एक मुश्त कर के रूप में, इसमें हिंदी में हम कहेंगे। और ये सिर्फ मतलब एक मुश्त होने के कारण क्या, इनकम से लिंक नहीं है ये। मतलब आपका जो फार्म है उसमें आपको इनकम कितनी आ रही है, इस टैक्स को कोई मतलब नहीं है। खेत है, बड़ा है छोटा है, इससे नहीं लेना देना। आप इसमें कॉटन की खेती कर रहे हो, खाली छोड़ रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। समझना पड़ेगा ना टॉपिक को। ये जो बिचौलिया था वो ये प्रोडक्शन से लिंक होके जमींदार जो लोग होते थे वो राज्य को हिस्सा देते थे और आपकी प्रोडक्शन का। बल्कि मेरे एक मित्र थे, उनके फादर के देहांत पे मैं बैठने गया था, उन्होंने मेरे को बोला 95% उनके फादर 100 ईयर से भी ज्यादा एज पर एक्सपायर हुए थे और प्रशासनिक अधिकारी हैं वहीं पर राजस्थान में। तो ये 6 महीने पहले की बात है लगता है। तो उन्होंने मुझे बताया उनका जो मकान था वो पूरे सीकर, श्री माधोपुर, सॉरी, श्री माधोपुर एक जगह है, उसमें वो सिटी के बाहर बहुत बड़े लैंड एरिया के अंदर उनका घर बना हुआ। मैं फर्स्ट टाइम ही गया था तो मैंने पूछा कि ये बहुत ही अलग तरह का चारों तरफ खेत और ये सब नजर आ रहा है। तब उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे फादर ने कैसे धीरे धीरे जमीन को खरीदा, आगे बढ़ाया। लेकिन वो बता रहे थे कि इनके टाइम में, जब इनके फादर थे, मेरे फादर के फादर, 95% उत्पादन का गवर्नमेंट को देना पड़ता है। यानी आपके 100 रुपए की प्रोडक्शन है तो 95 की प्रोडक्शन तो गवर्नमेंट के पास ही चली जाती है। बचता था 5%, उसमें फिर गुजारा भी नहीं चलता था पूरे साल भर का। उसके लिए भी साल में बीच में आके घर के लिए अनाज भी उधार लेना पड़ता। इतना ज्यादा उत्पादन का हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता है। क्या ये टैक्स जो मैंने आपको बताया ये उत्पादन से जुड़ रहा है? उत्पादन का परसेंट है क्या? नहीं है, पहली बात तो। और टैक्स तो चाहिए, मतलब राज्य बिना टैक्स के तो काम ही कैसे करेगा? अच्छा, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो डिपार्टमेंट वाले टैक्सेस आपको लाने पड़ेंगे। ये नहीं कि वो डिपार्टमेंट की टैक्स को इधर डाल दिया। जब आपको लैंड रिलेटेड मैटर्स गाँव के अंदर होते हैं, उनकी पैमाइश होती है, उनके डिस्प्यूट को रिजोल्व करते हो, पटवारी तहसीलदार, इनकी सैलरी कहाँ से दो? तो उसी महकमे से रिलेटेड आपको टैक्स भी चाहिए। और मैंने उस समय भी आपको क्लास में कहा था कि ये टैक्स बहुत कम होता है। बल्कि राजस्थान सरकार ने तो 15 साल के लिए इसको माफ भी कर दिया है कि आपको कोई लैंड रेवेन्यू नहीं देना है। और कई बार पटवारी खुद जेब से जमा करा देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक के घर से जाके हम क्या टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। तो उतनी माथापच्ची करने की जगह अपनी सैलरी में से दे देते हैं कई। तो पटवारी ऐसे भी होते हैं, क्योंकि बाकी तो आपको पता ही है कि उनके सोर्स ऑफ इनकम दूसरे बहुत सारे होते हैं। अभी एक खेत पे 15 रुपए के लिए क्या जाएंगे वो काश्तकार के पास? न तो घर पे मिलता है टाइम पर, शाम को गए तो नहीं मिला, सुबह गए तो जल्दी खेत के लिए निकल गए। तो वो लोग, तो ये कर है ना, लगान नहीं है ये। कंपैरिजन करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो मालिक है इसका, किसान है, ये सीधे जवाबदेह है स्टेट गवर्नमेंट के प्रति।
और वो भी क्या देता है, लमसम टैक्स देता है सीधा। इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, एजेंट नहीं है कोई, डायरेक्ट स्टेट के प्रति वो टैक्स देने के लिए जहां बिचौलिया रखा नहीं, वो अपने ढंग से शोषण करना चालू कर सकता है। अगर आपको मकान मालिक डायरेक्ट मकान देता हो और डीलर ना हो बीच में, कई बार डीलर तो जानबूझ के 6 महीने बाद आपको कहेंगे कि खाली करो, क्योंकि मकान मालिक को कह रखा है कि आप बोलो इसको खाली करने के लिए, हम दूसरा दिलवाएं। क्यों? क्योंकि वो जितना जल्दी बार खाली कराएगा उतनी बार कमीशन बनेगा, ज्यादा रेंट पे भी लगवाएगा। कि किसी डीलर ने लगाया 12,000 में, वो कहेगा मेरे को बताते 14,000 में मैं लगा देता। क्यों? क्योंकि उसको आधा लेना है, तो 14,000 का आधा 7,000 मिलेगा उसे, तो जानबूझ के आपका किराया ज्यादा करवा देगा। तो जहां बिचौलिया आया नहीं वहां पर शोषण तो शुरू हो गई होगा। तो अब जो हम देते हैं वो भू राजस्व देते हैं सरकार, न कि सरकार लगान में कोई हिस्सा रखती है। और मैं ये भी मना नहीं कर रहा कि लगान नहीं है, लगान फिर अलग ढंग से चल रहा है, स्टेट नहीं ले रहा है, भूस्वामी लेते हैं। जैसे मेरे गांव में खेत है, मैं भूस्वामी हूँ, तो मैंने किसी को लगा दिया यहाँ पर कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, आप खेती करो मेरी जगह पे, जिसको आप बटाईदार कहते हो। इसीलिए वो बटाईदारों को ही इस डायग्राम में काश्तकार बोला जा रहा है। आगे चलकर मैं इसको क्लियर करूंगा कि यहाँ काश्तकार वर्ड का मतलब क्या है, वो बटाईदारों से मतलब है। इनकी अंग्रेजी लिखाऊंगा आगे चलकर, यहाँ अंग्रेजी की जगह नहीं थी ना, जब टॉपिक को खोलेंगे तब इंग्लिश भी लिखेंगे। इनको टेनेंट फार्मर बोलते हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर कौन होता है? जो किसी खेत पर टेनेंट के रूप में काम करे। तो आपने किसी को रख दिया यहाँ पे, अब आप उसको कह रहे हो कि 50% मेरे को दे और 50% अपने पास रख, तो वो लगान आप ले रहे हो। अच्छा, रिकार्डो वगैरह ने लगान का सिद्धांत इकोनॉमिक्स में दिया है। लगान शॉर्टेज से पैदा होता है, भूमि की शॉर्टेज होगी तो लगान ज्यादा हो जाएगा। इसकी इकोनॉमिक्स की व्याख्या भी मैं लेखन में लेके आऊँ। हिस्ट्री में अलग ढंग से पढ़ते हैं, हमारे सब्जेक्ट में अलग ढंग से व्याख्या होती है। तो ये पेंडिंग है अभी, वो पेंडिंग है, ये हो चुका है। अब इनके बारे में थोड़ा और एक बात और ध्यान रखिए, अगर मेंस में आपको आता है कि स्कोप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स क्या है भारत में, तो उसका अर्थ भविष्य मत निकाल देना कि भारत में भूमि सुधारों का भविष्य क्या है। उसका अर्थ होता है स्कोप का मतलब टॉपिक क्या है। इससे मैंने विषय वस्तु के पीछे क्या लिखा, स्कोप। तो हिंदी रूपांतरण जब होगा ना वहां पर, आप फंस जाओगे। रूपांतरण करने वाले ने भविष्य लिख दिया, जबकि स्कोप का मतलब टॉपिक भी होता है कि इस भूमि सुधार में क्या टॉपिक आ रहे हैं, यानी एक विषय का स्कोप कहां तक है। इसे मैं जानबूझ के लिखा। भविष्य क्या बोल सकते हो आप? आपको मैं कहूँ कि भारत में भूमि सुधारों का भविष्य बताओ, तो क्या बता दोगे आप? भविष्य में क्या लिखोगे? मतलब बहुत उज्जवल भविष्य है, या आप ये लिखोगे कि खराब भविष्य है? भविष्य के बारे में आप लिख ही नहीं सकते ना। इस तरह से आप उसकी प्रासंगिकता बता सकते हो कि भूमि सुधार भारत में क्यों चाहिए। भविष्य के बारे में आप क्या बोलोगे? तो भविष्य नहीं है यहाँ पर, स्कोप का मतलब यहाँ पर टॉपिक से। अब ये टॉपिकों को हम ओपन करेंगे, तो आप अगला हेडिंग लगा दीजिए, फर्स्ट बिचौलियों का अंत।
ये तरीका होता है जैसे आप बहुत सारे लंबरदार भी एक नाम होता था पहले और रैयतवाड़ी, महलवाड़ी इस तरह से ज़मींदारी जो आप बताते हो उतना हिस्टोरिकल नहीं जाना है। हमें आदि लगाना आना चाहिए मतलब जैसे भारत में आज़ादी से पहले ज़मींदार आदि, बिचौलिया, ऊँचे लगानों के माध्यम से बहुत भूमिकाएँ मतलब टू द पॉइंट माध्यम से किसानों का शोषण करते थे जिसके कारण भारत की कृषि उत्पादकता अपने निम्नतम स्तर पर आ गई थी। जिसकी वजह क्या बन रही थी? ये शोषण। शोषण इससे हो रहा था, ऊँचे लगानों के माध्यम से। लेकिन अगर कोई आदमी का शोषण हो रहा है, तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि उसको पता है कि उसका शोषण हो रहा है, तो फिर वो ऐसा मौका क्यों दे रहा है किसी को? अच्छा, लॉ से शोषण करना और एक कोई माहौल ही ऐसा बना देना, लॉ तो कारगर वैसे भी नहीं होता है, आप सिस्टम ऐसा बनाओ कोई भी चीज़ का, लॉ से आप इतना कोई भी चीज़ कर लोगे। तभी हम एथिक्स पे ज़्यादा बल देते हैं मानव मूल्यों का निर्माण होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, शिक्षा में इन बातों पे ध्यान होना चाहिए। तो जब आपका समाज ही इस तरह का होगा तो फिर तो आपको लॉ की वैसे भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समाज खराब होगा तो लॉ के होते हुए भी आप उसका एनफोर्समेंट ढंग से कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सिविल सोसाइटी का होना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। मतलब सिस्टम से सिस्टमैटिक कहते हो ना आप कई बार, सिस्टमैटिक वे में किया या नियोजित तरीके से किया, ये भी आप बोलते हो कई बार। तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ सकती है। तो वो मैं पॉइंट ला रहा हूँ कि आखिर वजह क्या बनी? मतलब कि शोषण क्यों करा, एक ने करा और दूसरे ने अपना शोषण करवाया। तो इसके पीछे क्या कारण था? वो पॉइंट यहाँ पे आप डाल सकते हो चाहो तो आगे लिखिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्राम्यकरण, अब चाहें तो इस तरह के चीज़ों को अंडरलाइन भी कर सकते हो आप। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्राम्यकरण, इंग्लिश में इसको कहेंगे रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। की नीति के अंतर्गत हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट करने की कोशिश की गई। आगे लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। इसके परिणाम स्वरूप इसके परिणाम स्वरूप और कस्बों से शहरों और कस्बों से बड़ी मात्रा में गांवों की ओर जनसंख्या का पलायन हुआ।
पूर्ण विराम लगाइए, आगे लिखिए। इस पलायन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की मांग बढ़ी। कृषि भूमि की मांग बढ़ी और लगान का स्तर लगान का स्तर उच्च हो गया। पूर्ण विराम लगा दें। जरूरत पड़ने पर इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्राम्यकरण आपको ये मिलेगा बीएल ग्रोवर, यशपाल ग्रोवर की किताब में मिलेगा, जो आप हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हो। पीछे के जो इकोनॉमिक हिस्ट्री का कुछ पार्ट आता है ब्रिटिश पीरियड का उस किताब में। तो ये एक नियोजन जैसा हुआ, मतलब जानबूझ के यहाँ लो काम नहीं कर रहा है, यहाँ व्यवस्था को चेंज किया गया। अच्छा, जो इंडस्ट्रियल उस समय की इंडस्ट्री तो यही थी हमारे भारत का, मलमल और ढालें, तलवारें, खिलौने, इस तरह की चीजें काफी फेमस होती थी ना उस टाइम के अंदर। इन एक रिसर्च भी है उस समय, हमारे इंडिया में अभी जितना हम मैन्युफैक्चरिंग पर रोजगार के लिए निर्भर करते हैं, उससे ज्यादा डिपेंडेंस थी हमारी प्राचीन समय के अंदर। मतलब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोफाइल अच्छा था तो उस टाइम के हिसाब से। उस समय तो हैंडीक्राफ्ट उद्योग ही मुख्य था ना। हैंडीक्राफ्ट्स भी मैन्युफैक्चरिंग में ही तो आते हैं, चाहे आप पावर से कोई चीज बनाए या फिर कोई हाथों से बनाए, है तो मैन्युफैक्चरिंग ना ये भी। तो उस समय ज्यादा डिपेंडेंस थी, ये एग्रीकल्चर डिपेंडेंस इंडिया की बढ़ी है, मतलब इस तरह के कारण। मतलब उस समय जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को नष्ट किया गया, तो लोगों के पास कोई रास्ता था नहीं, वो गाँवों की तरफ रिवर्स माइग्रेशन कह सकते हो आप, क्योंकि माइग्रेशन एक तो सिटीज की तरफ ही ज्यादा होता है, लेकिन उसमें उल्टा हुआ है, जो हमने कोरोना पीरियड में भी देखा है इस तरीके से रिवर्स माइग्रेशन। ये माइग्रेशन से गाँवों के अंदर तो एक ही काम था कि भाई आप खेती कर सकते हो, तो जमीनों की डिमांड बढ़ी कल्टीवेशन के लिए। तो सिस्टम में ऐसा किया ना उन्होंने कि ग्राम्यकरण किया अर्थव्यवस्था का, और उससे भूमि की मांग बढ़ा दी। और इकोनॉमिक्स का सिद्धांत ही तो मैं पहले भी आपको बोलता आया है कि शॉर्टेज से ही प्राइस होती है। जितनी शॉर्टेज होगी उतना ही उस चीज का, या लगान भी तो एक कीमत ही हुई, मतलब खेती को जोतने की कीमत ही तो हुई लगान। आज आप घर के लिए भी रेंट बोलते हो, इकोनॉमिक्स का इसका हिंदी क्या होता है? लगान ही होता है। आप बोलने में किराया बोलते रहते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में रेंट को लगान ही कहा जाता है। शॉर्टेज से लगान है, ऐसे समझो। तो अपने आप ही सिस्टमेटिक वे में लगान बढ़ गया। अब आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपको 95% लगान पे भी काम करना है। अगर हमारे वो मित्र महोदय की बात को मैं ध्यान में रखूं, 95% लगान दे रहे थे उनके फादर। तो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के नष्ट होने से जो माइग्रेशन हुआ, उससे ये भूमि की मांग उस टाइम पे बढ़ी, और जिसकी वजह से लगान उत्तरोत्तर मतलब ज्यादा से ज्यादा होता चला गया। तो ये तो हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया थोड़ा पीछे जाके। अब बाकी जो स्टेप हमारे इंडिया में रहे हैं, इसको जमींदारों को इनको हटाने के लिए, उनके लिए लिखेंगे हम लोग। तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारत में जमींदारों आदि बिचौलियों जमींदारों आदि बिचौलियों के अंत की शुरुआत सबसे पहले 1948 में
मद्रास राज्य के द्वारा की गई थी। मद्रास राज्य के द्वारा की गई थी और धीरे-धीरे अन्य राज्यों द्वारा भी इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए। पूर्ण विराम लगा दें। पैराग्राफ चेंज करिए। देखिए 1972 तक भारत में बिचौलियों का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया। पूर्ण विराम लगाइए। पैराग्राफ चेंज करिए। लिखिए लिखिए ये ध्यान देने योग्य है कि भारत में इस भूमि सुधार को सर्वाधिक सफल भूमि सुधार माना गया है। पूर्ण विराम लगाइए। लगभग 20 मिलियन किसान राज्य के सीधे संपर्क में आए। और ऐसे लिखिए उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार हुआ। कोमा लगाइए। विशेष रूप से सीमांत और लघु कृषकों के मामले में पूर्ण विराम लगा दीजिए और ब्रैकेट में लिखिए यूपीएससी मेंस ये जो सवाल एक आया था कि भूमि सुधार जहाँ भी सफल हुए तो सीमांत और लघु कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में किस तरह के सुधार हुए, ऐसा जो प्रश्न आया हुआ था, ये टुकड़ों में अटेम्प्ट होगा, टुकड़ों में होगा। एक टुकड़ा यहाँ पर मिला हमें, जो बिचौलियों के एंड से जो उनकी लाइफ पे फर्क पड़ा, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। आगे चलकर और भी जगह आएगी, जैसे सीलिंग लागू होने से, मतलब हदबंदी जिसको मैंने यहाँ पर लिखा, फिर वहां भी मेंशन करेंगे कि सोशो इकोनॉमिक, ऐसे उठा उठा के फिर आपका पूरा सवाल अटेम्प्ट हो जाएगा। कुछ
सवाल के उत्तर बिखरा हुआ रहता है। बिखरा हुआ रहता है। मतलब जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर, केरल, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में आपको इस सीलिंग वगैरह अभियान ज़्यादा कामयाब, या स्वामित्व संबंधी अधिकार जो 12 साल से ज़्यादा खेत को जोत रहा है कोई भी किसान, तो वो एक प्रकार से क्लेम कर सकता है कि मैं इस खेत का मालिक बनना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैंने अपना खेत छोड़ रखा है राजस्थान में, तो वो जो काश्तकार लंबा पीरियड तक रहता है, तो वो क्लेम कर सकता है कि मैं वो प्रूफ दे सकता है। और यही कारण है कि भारत में किस काश्तकारों के पास प्रूफ नहीं है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट नहीं है। आप प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन से ही तो करते हो, मतलब ऐसे वो कैसे क्लेम करेगा? और गांव के छोटे समाज में उसका इस तरह का वर्बल विटनेस कोर्ट में खड़ा करना, तो डॉक्यूमेंटल एविडेंस भी कोर्ट के लिए बहुत मायने रखते हैं ना। एक आदमी कह रहा मैं देख रहा हूँ इसको 12 साल से, तो वो कहेगा आप कैसे कह सकते हो कि आप 12 साल से देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम आपने कब देखा था इनको? उसकी क्या एविडेंस है आपके पास? लड़ते लड़ते मर ही जाएगा वो कास्ट का, लेकिन वो कभी भी अपने इस राइट को एनफोर्स नहीं करा पाएगा। डॉक्यूमेंट लीगल एनफोर्समेंट अलग होता है, सोशल एनफोर्समेंट अलग होता है। समाज जब एनफोर्स कराता है वो तो सामाजिक मुद्दे होते हैं। आज मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता आधुनिक समाज में है ना, कि आप पति पत्नी के बीच में लड़ाई है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लेके कोर्ट में चले गए कि हाँ ये मेरे पति है, या पति कह रहा है कि ये मेरी पत्नी है और ये इसका प्रमाण पत्र है। पहले तो कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं आती थी ना, समाज के लोग सुलझा देते थे मैटर को। इमेज डर के हमारे गांव वाले समझाते हैं कि भाई आप सुधर जाओ क्योंकि आगे बच्चे और भी हैं आपके। इस तरह से अड़ाअड़ी करोगे तो बाकी की सगाई नहीं होगी आपकी, संबंध नहीं होंगे। लोग बाग दुष्प्रचार करेंगे कि इनके घर में लड़की नहीं देनी, क्योंकि ये इस नेचर के हैं। तो कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। इसमें जो भी आवश्यक समाज एक्शन ले सकता है वो लेगा, और आप आगे बढ़ो, आपस में समझाओ और इस मुद्दे को यहीं खत्म करो। और कोर्ट में जाने का मतलब मैरिड लाइफ का खत्म हो जाना वैसे भी, क्योंकि वो बीसों साल तक चलेगा, जिससे वैवाहिक जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब 20 साल बाद आप एक दूसरे के साथ मिले भी हो तो उसका क्या सेंस बनता है? सोशल एनफोर्समेंट अलग होता है, लीगल अलग होता है। यहाँ लीगल की आवश्यकता है। आप टाइटल मांग रहे हो कि मैं इस खेत का मालिक बनना चाह रहा हूँ, लीगल राइट्स मांग रहे हो ना। ऐसे दादागिरी लगा के तो आप मत करो खेत को खाली, कि नहीं छोड़ता मैं खेत को और आधा भी नहीं देता। लेकिन उसके सेल राइट्स कहाँ से आएंगे आपके पास? मतलब आप उस पे कब्जा करके बैठे हुए, तो प्रॉपर्टी की वो वैल्यूएशन तो नहीं मिल सकती ना आपको, जो जो आपको टाइटल मिल जाए कि आप ही मालिक हो इसके, तब तो मार्केटेबल हो जाती है ना वो चीज कि आप उसको बेच सकते हो। किसान कब्जा करके बैठा हुआ है, फिर उसको कल जरूरत पड़ी खेत को बेचने की, कौन लेगा उससे? लेकिन खेत का पेपर पे मालिक बन गया तो कभी भी बेचो। अब हमने क्या किया कि काश्तकार को सुरक्षा देने के लिए इतने टफ कानून बना दिए, इतने टफ कानून बना दिए कि काश्तकार को ही लोगों ने गायब कर दिया। पेपर पे दिखता ही नहीं है काश्तकार। करो क्या कर लोगे यार? इसीलिए वो लीजिंग एक बता रखा है मैंने इसमें, ये नीति आयोग ने बताया, ये बीच का रास्ता निकाला आयोग ने यहाँ पे। हालांकि आयोग ने छोटे खेतों के लिए इसको ज्यादा बोला, नीति आयोग ने। लेकिन नीति आयोग का ये भी कहना था कि आप उसको अश्योर कर दो मालिक को कि आपका भू स्वामित्व कभी खत्म नहीं होगा, चाहे किसान कितनी भी देर के लिए खेती करे। तो कम से कम इतना तो होगा कि वो पेपर बनवा देगा कि हाँ ये काश्तकार हमारे यहाँ खेती कर रहा है। अभी पेपर वो इसलिए नहीं बनाता है कि उसको डर लगता है कि ये मालिक बन जाएगा। लीजिंग जो नीति आयोग ने बताई, मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा जिक्र आ गया इसलिए इसकी मैं एडवांस में बात कर रहा हूँ। आयोग ने कहा कि काश्तकारी जो सिस्टम है इसकी जगह ये होना चाहिए, और इसमें कोई 20 साल के लिए खेती करे, 50 साल के लिए खेती करे, जो भूस्वामी है उसको कभी भी खतरा ना पहुंचे। जब कभी खतरा नहीं पहुंचेगा, मकान मालिक ही रहेगा, चाहे किराएदार 20 साल तक आपके यहाँ रह रहा है। अगर ये सिस्टम होता है तो मकान मालिक आराम से रेंट एग्रीमेंट बनाएगा।
नहीं तो कई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बनाते। जब मैं दिल्ली में पहली बार यहाँ आया था पढ़ाने के लिए, नेहरू विहार में रहा था पहले तो। उसके बाद मेरे को एक इंदिरा विहार है यहाँ पे, वहाँ जाना था। तो वो मकान मालिक मेरे को रेंट एग्रीमेंट बना के नहीं दिया। जबकि मेरी डॉटर का एडमिशन होना था स्कूल में, मैं एड्रेस में क्या दिखाऊँ, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर रेंट एग्रीमेंट बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? इससे तो आप सेफ हो ना कि मैं आपके यहाँ टेनेंट हूँ, आप मालिक हो। बोले नहीं सर वो हमें नहीं आता है, आपको रहना हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हो। मैं रेंट एग्रीमेंट आज बनाऊँ ना कल बनाऊँ। तो मैंने कहा सर मैं तो आ चुका हूँ यहाँ, अब मैं सामान लेके कहाँ पे जाऊँ? और मेरे को बेटी का एडमिशन भी कराना है स्कूल में, तो मैं एड्रेस में क्या दिखाऊँ मेरे पास? उस समय आधार कार्ड और ये सब नहीं था। अब मैं फँस गया, फिर मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया थोड़े दिनों बाद, फिर वो मेरी नेचर को समझे कि हाँ, इस तरह के तो नहीं लग रहे हैं। फिर मैंने लिखवाया उनसे पेपर में कि लिख के, फिर भी रेंट एग्रीमेंट के लिए तो राज़ी नहीं हुए। एक पेपर पे लिखा कि ये हमारे यहाँ रह रहे हैं, तरह से करके बड़ी मुश्किल हुई मुझे। तो ऐसे ही जो काश्तकार लोग होते हैं उनका कोई एग्रीमेंट नहीं बनता। इसका एक दुष्परिणाम क्या होता है कि कोई भी सरकार से पैसा आता है, वो भूस्वामी के खाते में चला जाता है। क्योंकि बैंक अकाउंट में भूस्वामी का अकाउंट लिंक रहता है। खेती कोई और कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो नीति आयोग ने ये भी कहा है कि कम से कम जो खेती कर रहा है वास्तविक रूप में वो तो दिखे पेपर पे, तो हम सरकारी स्कीमों को उन लोगों तक पहुंचा सकते। लेकिन हो क्या रहा है कि वो स्कीमें डाइवर्ट होके, चाहे वो पीएम किसान में आप 2-2 हज़ार रुपए देते हो, 6-6 हज़ार जो साल का दे रहे हो, वो भूस्वामी के पास जा रहा है, वो उसके पास नहीं जा रहा है जो खेती कर रहा है। पीएम किसान के बारे में तो अभी थोड़े दिनों पहले ही आपने पढ़ा ही होगा ना, ट्रांसफर हुआ थे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लो कितना टफ रखें। ज्यादा टफ किया तो रास्ता लोग ढूंढ लेंगे, वो पेपर पे दिखाएंगे नहीं। नहीं दिखाएंगे तो आपके काश्तकार को तो वैसे भी न्याय नहीं मिलना है। राइट, तो इस तरह का है खेल। तो हमारे इंडिया में मैंने जो एक बात कही आपको कि अलग अलग जगह से उठाना पड़ेगा इस बात के लिए, जो मैंने ये यहाँ पर लिखाया था आपको। ये जो हमने कहा ना 20 मिलियन किसान सरकार के सीधे संपर्क में आए या राज्य के सीधे संपर्क में आए, जिससे उनकी सोशो इकोनॉमिक यानी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, जब जिसके पास लैंड होती है उसका समाज में वैल्यू बढ़ ही जाता है, और लैंड होने से इकोनॉमिक्स भी अच्छा हो जाता है। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन फिर आप बल दे के लिख दो, क्योंकि सवाल को अटेम्प्ट करना है ना। उन्होंने बोला सीमांत और लघु कृषकों की, जब तक उसको बार बार नहीं लिखोगे उसको लगेगा कि आपने सवाल का उत्तर नहीं दिया। ये भी तो प्रॉब्लम है। तो आपको पीछे कॉमा लगा के विशेष रूप से उनका नाम लिख दिया, तो एग्जामिनर को लगेगा ये सही चल रहा है, हमारे प्रश्न को समझ के सही चल रहा है। तो एक पार्ट तो यहाँ पर मिल गया हमें, बाकी अलग अलग जगहों पे मिलेगा, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे जाना है, वो आंसर तैयार हो जाता है। अब वो पूरा का पूरा व्यू आपके पास नहीं है, नहीं तो एक ही साथ लिखवा देता, लेकिन टॉपिक तो अलग अलग है ना, वहां से जुटाना पड़ेगा। कुछ एक ही टॉपिक ऐसे आते हैं जिसको अलग अलग जगह से लेना पड़ता है, बाकी तो एक ही जगह पे से ही सवाल बनते हैं आमतौर पे। पैराग्राफ चेंज करिए यहाँ पे। ऐसा ही पीटी में भी ध्यान रखना आपको, कभी कभी पीटी में भी भूमि सुधारों पे सवाल आया हुआ है। अगर आपको ये सवाल आता है कि कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे कामयाब रहा है, तो आपको ये टिक लगाना है, बिचौलियों का अंत, बिचौलिया वर्ड ना भी हो तो जमींदार हो सकता दे दे, एक ही बात है, तो आप उसको टिक लगाइएगा। पैराग्राफ चेंज करिए यहाँ पे। भारत में इस भूमि सुधार को लागू करने में सबसे बड़ी कठिनाई न्यायपालिका के हस्तक्षेप के रूप में सामने आई।
जिसका संबंध जमींदारों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के उचित स्तर से था। फिर आप चेंज करिए। विश्व बैंक के अनुसार भारत भारत उन अपवादिक राष्ट्रों में सम्मिलित होता है जो भूमि सुधारों को लागू करने के क्रम में भूमि सुधारों को लागू करने के क्रम में क्षतिपूर्ति का प्रावधान करते हैं। पूर्ण विराम लगा दें, आगे लिखें। इससे भूमि सुधारों की प्रोग्रेस इससे भूमि सुधारों की प्रगति धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। ये जो लाइन लिखी है ना विश्व बैंक के अनुसार, इसको आप आगे से इस तरह से करके इम्पोर्टेंट ऐसे करके लिख दें। क्योंकि अभी तक तो सवाल आप देखोगे तो सफलता वाले ज्यादा डाल रहा है यूपीएससी। जहां जहां सफल हुए तो क्या क्या हुआ, मतलब पॉजिटिव ज्यादा दे रहा है। लेकिन कल को सवाल वो ये भी कर सकता है कि भारत में भूमि सुधारों की धीमी प्रगति के कारणों का विश्लेषण करें या परीक्षण करें। विश्लेषण अलग हो गया, परीक्षण अलग हो गया। कि कोई कारण बताओगे और वो कितना रेस्पॉन्सिबल है या नहीं है, वो आप फिर लिखोगे कि हाँ ये कारण वाकई में मेरे को लगता है। ऐसे एग्जामिन करोगे ना उसको आप। तो ये भी तो सवाल बन सकता है कि भारत में भूमि सुधारों की धीमी प्रगति के कारणों पर चर्चा करें। तब फिर क्या करेंगे हम। अच्छा, प्रगति तो हुई है लेकिन धीमेपन को कैसे नकार सकते हो। तब 72 तक आते आते जमींदार खत्म हुए भारत में, तो कामयाबी से धीमेपन को थोड़ी नकार सकते हो आप। जैसे एक बच्चा 4 अटेम्प्ट लगा दिए, 5 अटेम्प्ट लगा के फिर बना। मुझे एक इंटरव्यू याद है अच्छी तरीके से, 15 साल पहले का। जब 15 साल पहले मैं कहीं इंटरव्यू ले रहा था यूपीएससी के लिए, मॉक्स में बैठता था। उस समय कोई काम उतना था नहीं मेरे पास, तो मॉक्स में चल बुला लेते थे। उसमें एक सज्जन थे, 9वां अटेम्प्ट दे रहे थे। 9वां अटेम्प्ट दे रहे थे, वो उस समय इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। 8 अटेम्प्ट दे के 9वें अटेम्प्ट में वो फिर से आए थे इंटरव्यू के लिए। अब आप सोचो कि 9वें अटेम्प्ट में उनको अगर काम, मुझे पता नहीं बाद में क्या हुआ, लेकिन 9वें अटेम्प्ट में कामयाबी मिलना भी तो एक बड़ी परीक्षा हो जाती है आपकी। तो कामयाबी से धीमेपन की जो नेगेटिविटी उनके साथ थी, उसको आप मना तो नहीं कर सकते ना कि उनको 9 अटेम्प्ट लग गए, मान लो अगर वो कामयाब हो भी गए थे उस समय तो। एक बच्चे को मैं बहुत रिमेम्बर करता हूँ, मतलब वो वैसे तो उसने क्या है कि जगह-जगह जाके
जो जाने माने इंस्टीट्यूट थे वहां के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो के उनकी तारीफें कर दी उस बच्चे ने। और उस बच्चे को मैंने ऐसे आपके जैसे ऐसे पढ़ाया उसे, और उसको बहुत, जैसे क्लास से निकला वो लेके आया पीछे पीछे मेरे, छोड़ता ही नहीं था कि सर इसमें कैसे लिखूं, ऐसे कैसे करूं, कॉमा कैसे लगेगा। वो प्रॉपर आई, मैं नाम तो कह नहीं लूंगा उसका, और अलग अलग जगह पे जाके वो अपना तारीफें, और लोगों की जहाँ पे कोचिंग ही नहीं किया, जिनसे पढ़ा नहीं, वहां जाके सब जगह बोला कि हाँ जी हमने यहाँ से कोचिंग करी। और हम जैसे लोग जो फाउंडेशन में थे उनका नाम ही नहीं गए। वो एक जगह पे गया लेक्चर देने के लिए, वो लेक्चर यूट्यूब पे मेरे सामने आ गया और हूबहू बहू लाइन उठा के वहां बोल रहा मेरे क्लास नोट्स। पीडीएस की जो मैं प्रस्तावना लिखाता हूँ उसमें मैं लिखाता हूँ कि भाई आर्टिकल 47 जो न्यूट्रिशनल स्टेटस से जुड़ा हुआ है, पीडीएस को लिखाते समय ब्रैकेट में लिखाता हूँ मैं, उसी को जाके वहां बोल रहा है क्लास के अंदर कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे टॉप किया जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। अब एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि जैसे आपको पीडीएस के बारे में लिखना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में, तो आप पॉलिटिकल साइंस को लिंक करो, इसमें बोल रहा है इसे, अभी भी पड़ा होगा उसका वीडियो। और जैसे आप लिख दो पीछे ब्रैकेट में आर्टिकल 47, जब वो मेरे सामने आया वो वीडियो, तो मुझे बहुत खराब लगा। कि इतनी ईमानदारी भी नहीं है कि हम किसी के आइडियाज तो लिए हुए हैं तो कम से कम उसको थैंक यू दे दे, जिंदगी में कामयाब बने, मिलने आ जाते। फिर मेरे को वहाँ कोचिंग के डायरेक्टर का फोन आया कि सर ध्यान है आपको, एक लड़का आपके आपसे बहुत मिलता था, वो प्रॉपर आइस बन गया। और मैंने उसको कहा भी था, रामेश्वर सर से मिले हो, कि हाँ मिलूंगा मिलूंगा। मैंने कहा वो तो नहीं आया मेरे से मिलने के लिए। कि मैंने बोला था उसे, कि बोला कि हाँ सर से मिलना है मुझे। आज दिन तक मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। और इतना गरीब घर से था वो बच्चा, बहुत गरीब घर से था, इसीलिए उसका हाथ भी पकड़ा और उसको थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस तो अलग से दिया, लेकिन और एक दो अटेम्प्ट में ही गो थ्रू हो गया। तो ऐसा आप तो नहीं करोगे ना? नहीं तो फिर थोड़ा अप डाउन करते हैं इसको। बस आके केवल इतना कह देना कि कुछ लगे तो, बस कहीं को बोलना नहीं है, मेरे को आके मिल लेना, तो मुझे लग जाएगा कि चलो मेहनत कामयाब हुई हमारी और इसने भी माना इस चीज का। तो यहाँ मैंने इम्पोर्टेंट आपको लिखा है, मैं टिप्स आपको ये दे रहा हूँ कि ये धीमापन को लेके, और मैंने ये भी आपको कहा कि अब वो बच्चा एक दो अटेम्प्ट में पास हो गया, तो वो प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ और धीमेपन का शिकार भी नहीं हुआ। वहीं दूसरा व्यक्ति जो था वो 9वें अटेम्प्ट तक भी जद्दोजहद कर रहा था। तो हम जमींदारों को उन्मूलन तो कर चुके हैं, बट धीमापन हमारे देश में रहा 48 से लेकर 72। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक साल और चूक जाते हैं तब तो अभी तक इंडिया में जमींदार खत्म नहीं होते। ये केशवानंद भारती केस आ जाता है 1970, और ये बहुत दिक्कत वाला मैटर है यहाँ पर थोड़ा सा। वो आप अच्छी तरह से जानते हो, 7/6 की जो बेंच थी उसमें फंडामेंटल राइट्स में आप चेंज वेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट की बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो। आर्टिकल 13(2) वगैरह से रिलेटेड था। जुडिशियल रिव्यू, अब हुआ क्या था कि ये जो हमारी न्यायपालिका है, यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी न्यायपालिका की साइड से। जो भी हम कंपनसेशन दे रहे थे जमींदारों को, ऐसे नहीं हटा रहे थे, हटाने के साथ उनको मुआवजा दे रहे थे। मुआवजे का प्रावधान रखने की गलती हमसे ये हो गई कि भाई अब वो बार बार केस ले जाते थे कोर्ट में कि हमें मुआवजा सही नहीं मिला, मुआवजा सही नहीं मिला, और कोर्ट उस पे स्टे दे देता था। तो आपको पता होगा कि 9वीं अनुसूची आप जानते ही होंगे, इसमें कोई विषय ट्रांसफर करने पर वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाता था। लैंड रिफॉर्म्स के ही सारे टॉपिक आपको दिखेंगे इसमें हमारे हिसाब से, बारंबार कोई एक आधा टॉपिक कोई और भी रहा हो जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने के लिए, लेकिन ज्यादातर भूमि सुधार के टॉपिक थे। और इसमें केंद्र का सहयोग भी चाहिए होता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, कोई राज्य अपने कानून को 9th शेड्यूल में ले जाएगा तो सेंटर उसमें उसका
कोई सहयोग करे या सहमति दे अपने ढंग से, क्या सहमति का तरीका हो तो आप ज़्यादा जानते हो, लेकिन वो सेंटर के सहयोग से, और सेंटर तो हमारे यहाँ पर चाहता ही था कि लैंड रिफॉर्म्स लागू हों, और ऐसा नहीं होता तो हम यूपीएससी के लिए लैंड रिफॉर्म्स क्यों पढ़ते? हम कोई स्टेट की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, और टॉपिक स्टेट लिस्ट का है और यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। हम किसी एक स्टेट को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये टॉपिक तो भारत में है ना। ऐसा कर करके हमने मतलब कैसे-कैसे नैया को पार लगाया 72 तक। इसलिए वर्ल्ड बैंक लिख रहा है हमारे ऊपर कि had you not provided for compensation, you could not have got such kind of slow speed. ये तो हमारी गलती थी कि हमने उसमें compensation की बात करी। जैसे हमने कश्मीर के लिए कहा कि हम जनमत कराएँगे। ऐसा पंडित जी ने बोला था कि जनमत से ही फैसला होगा। उसी को पकड़ के पाकिस्तान बैठा हुआ है। कश्मीर की सारी स्ट्रक्चर ही बदल दी। तो जनमत किस चीज़ का होगा? फिर जब जनता ही वैसी नहीं रही वहाँ पे। जनता ही कुछ और जैसी हो गई। आप तो उस समय ही करवाते जिस समय करवाना था या जो भी, लेकिन हमने जनमत की बात ही क्यों करी? तो वो मैटर कहीं न कहीं हमें मतलब ये काँटे की तरह चुभता है, फाँस की तरह चुभता है। वही चीज़ें यहाँ पर थी। तो आपको ये पॉइंट भी हर भूमि सुधार में पता होना चाहिए कि व्हिच इज़ द रीज़न टू स्लो एनी काइंड ऑफ लैंड रिफॉर्म, दो इट इज़ नंबर 1 सक्सेसफुल। लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी आई थी मतलब, वो न्यायिक हस्तक्षेप को लेकर थी। न्यायपालिका बार-बार कह रही थी कि इनको राइट कंपनसेशन। So today we are studying up to this point. Let us meet in the next class. फिर आगे बढ़ा